हेलो फ्रेंड्स, आज हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लॉट्स में जो ब्रोकर्स हैं वहाँ पर अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या करते हैं उन पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक बबल कैसे क्रिएट होता है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि वहाँ पर बायर और सेलर दोनों ही अनसेटिस्फाइड रहते हैं रियल इस्टेट ट्रांजैक्शन से। अगर आप नोएडा के मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं भी हैं फिर भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा ही फिनोमेना हो सकता है कि आपकी लोकेलिटी में, आपकी सिटी में भी प्ले आउट हो रहा हो। तो आप इस नॉलेज से सीधा कनेक्ट कर पाएंगे और आप बबल को डिटेक्ट कर पाएंगे और अपने आप को सेफ गार्ड कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसमें प्रॉब्लम्स बताऊंगा, आप अपने आप को कैसे सेफ गार्ड करें एज अ बायर उस पर डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। एज अ सेलर आप क्या क्या इंश्योर कर सकते हैं जिससे कि आप बेस्ट वैल्यू एक्सट्रैक्ट करें अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। मैंने ब्रोकर्स पर ऑलरेडी 4 वीडियोस बना रखे हैं, प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, और ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा। ब्रोकर्स की सीरीज़ में ये 5वां वीडियो है। ये बेसिकली फोकस करूंगा मैं जो ग्रेटर नोएडा के अथॉरिटी के इंडिपेंडेंट हाउसेज हों या प्लॉट्स हों या एडा के प्लॉट्स हों या नोएडा के किसी और एरिया में जो अथॉरिटी के जो यूनिट्स निकलती हैं किसी भी फॉर्म में, उन पर फोकस करूंगा और उनके रीसेल पर फोकस करूंगा। ये फिनोमेना ज़्यादातर ग्रेटर नोएडा में प्ले आउट होता है। तो शुरू करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जो अथॉरिटी की रेट्स हैं और रीसेल में रेट्स हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर अभी एग्जांपल लें एडा के प्लॉट्स का, तो 24,000 का रेट अथॉरिटी दे रही थी और रीसेल मार्केट में एवरेज केस में 50,000 का रेट है। तो आप देखें तकरीबन 100% का रिटर्न है अगर सिर्फ आपका सक्सेसफुल निकल जाता है तो। अब ब्रोकर इस तरीके का बबल क्रिएट कैसे करते हैं इस पर डिस्कशन करते हैं। अगर आप वहाँ पर प्लॉट या कोई इंडिपेंडेंट हाउस वगैरह ओन करते हैं और सेल आउट करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि ब्रोकर आपके पास रीच करेगा, बायर से आपको कनेक्ट करेगा सीधा। आप स्मूथली एक रियल इस्टेट ट्रांजेक्शन जैसे महाराष्ट्र में, दिल्ली में या गुड़गांव में और किसी भी XYZ एरिया में एग्जीक्यूट होती है, वैसे एग्जीक्यूट नहीं होती यहाँ पर। ब्रोकर कहता है 10% आपको जेब में पकड़ा दिया कि आपकी अगर प्रॉपर्टी 1 CR की है तो 10 लाख रुपीज़ ले लिया। एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट कर दिया उसने कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि हाँ आपकी प्रॉपर्टी 6 महीने में इस रेट पर निकलवा दी जाएगी। तो आपने एडवांस अपने पास रख लिया और वो एग्रीमेंट टू सेल पर साइन कर दिया। तो अब ब्रोकर उसे 1 CR की बजाय 1.5 CR में भी अगर बेचता है तो जो डेल्टा है 50 लाख का वो अपने पास रखेगा। ये मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, बट हाँ 10% तो बनता ही बनता है हर एक ब्रोकर का, और साथ में वो बायर और सेलर से 1% तो लेगा ही। अब ये चीज़ें होती कैसे हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक ब्रोकर आपके पास आया, आपको 10% थमाया, 6 महीने का टाइम आपसे ले लिया। वो हो सकता है कि आगे किसी और मिडिल मैन को सेल करे, सेल नहीं कहूँगा मैं, मिडिल मैन को वो अथॉरिटी ट्रांसफ़र करे, तो अगेन वो 10% फिर से पिक्चर में आ गया। तो आपकी प्रॉपर्टी 1 CR की थी, 1.10 से 1.20 CR की हो गई। अब हो सकता है कोई कहीं एंड यूज़र मिल जाए उन्हें, राइट, जिससे कि 1.2 CR पर 1.3 CR पर उसे वो चिपका दी जाती है, राइट। तो उस केस में बायर अपनी जेब से पे करता है 1.3 CR, सेलर के पास पहुंचता है 1 CR, और बीच का जो 3 CR है जो मिडिल फिनेंसर्स हैं, मिडिल मैन्स हैं, ब्रोकर्स हैं, वो लेके चले जाते हैं और साथ में 1% तो ले ही जाते हैं, राइट। तो इस केस में इतना बड़ा बबल बनता है। जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है कि हाँ भाई 1 CR तो है ही है, क्योंकि जब एक सेलर अपनी तरफ से एक प्रॉपर्टी को बेचने के लिए निकालता है तो एक मार्केट रेट पता करता है, राइट, कि पिछला वाला यूनिट इतने रेट में बिका था तो मैं भी इतना ही ±5% 10% लेके जाऊंगा। फिर वो वापस से उसी साइकिल में जाती है कि एक ब्रोकर के पास आया, 6 महीने 1 साल का एग्रीमेंट टू सेल साइन किया, फिर वो साइकिल में रहती है। ऐसे केस में क्या होता है, जब फाइनली वो एग्रीमेंट साइन होता है, जब फेस ऑफ होता है बायर और सेलर का, तब एक्चुअल रेट्स पता चलते हैं,
तो कहीं ना कहीं दोनों ही डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं और ऐसे ट्रांजेक्शन्स बहुत हैपनिंग नहीं होती हैं। अब एज अ बायर हम ऐसी क्या चीज़ें इंश्योर करें कि इस तरीके के ट्रांजैक्शन में ना फंसें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कोई रीसेल की प्रॉपर्टी, स्पेशली जो ऑप्शंस आपको अथॉरिटी से एलोकेशन में मिल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई कीजिए कि अगर अथॉरिटी से मिल जाए डायरेक्टली, वो सबसे बेहतर है। हाँ, सबका लक उतना अच्छा नहीं होता, बट अगर आप रीसेल में जा रहे हैं तो डे 1 पर ही 10% जो आप अपने जेब से सामने ब्रोकर को एडवांस देंगे, तो कोशिश करें कि जो ओनर है डायरेक्टली उससे बात करें। अगर नहीं कराता बात ब्रोकर और वो कोशिश करता है कि वो ट्रांजैक्शन अपने एंड पर एग्जीक्यूट करे, वो आपको हिंट्स देगा। वो हिंट्स क्या हो सकती हैं, कभी डिटेल में बात करेंगे। अगर ये वीडियो थोड़ी पॉपुलर हुई तो मैं वो हिंट्स पर भी बात कर लूँगा आगे। हाँ, अगर वो हिंट्स देता है आपको कि वो ट्रांजैक्शन अपने एंड पर एग्जीक्यूट करना चाहता है, उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है, तो आप ऐसे ट्रांजैक्शंस अवॉइड कर सकते हैं। जब आप अपनी जेब से कुछ निकाल रहे हैं, 10% बुकिंग अमाउंट दे रहे हैं, अपनी जेब से 10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप डायरेक्टली ओनर से बात करें। रेट की क्या बात हुई है, डायरेक्टली अगर आप बात कर पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बट बुरी चीज़ क्या है यहाँ पर कि ब्रोकर्स आपको अलाउ ही नहीं करेंगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं देंगे। जब आपके पास लीड ही नहीं होगी तो आप बात कैसे करेंगे? तो ऐसे केस में आप उस ब्रोकर को स्किप कर सकते हैं। अब किसी न किसी को तो ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, जब चीज़ें बिकना ही बंद हो जाएंगी तो ये जो ब्रोकर्स हैं 10 लाख 20 लाख एडिशनली कमा रहे हैं, तो एक वो जेन्युइन जो इनका रेट है 1% 2%, वो उतना ही कमाएं तो ज़्यादा बेहतर है और ये बबल नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ पर जो ब्रोकर्स हैं वो बहुत सेल्फिश हो गए हैं। इसकी वजह से ही नोएडा और जो ग्रेटर नोएडा का जो रियल एस्टेट मार्केट है, जिस तरीके से उसे बूम करना चाहिए था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रिजर्व करते हैं अपने पास, उस हिसाब से वहाँ पर ग्रोथ नहीं मिला है। हाँ, लीजिंग वाला इशू है ही, बट जो यहाँ के ब्रोकर्स हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नेक्स्ट, एज अ सेलर आप ऐसा क्या कर सकते हैं? तो हाँ, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो प्लीज़ एग्रीमेंट टू सेल वाली चीज़ों में ना जाएं। आप उन्हें बोलें कि आप बायर को सामने पुट करो, मैं सीधे की सीधे डील वहीं पर साइन करूंगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि 1.3 में बिकने वाली चीज़ आपको उसी दिन पैसा मिलेगा, मे बी आपको 1.1 ही मिले, क्योंकि पहले तो आपको 1 CR ही मिलना था। आपने एग्रीमेंट टू सेल साइन किया था, 6 महीने बाद बिके, 1 साल बाद बिके, जितना भी टाइम आपने एग्रीमेंट टू सेल में लिया था उस हिसाब से आपको मिलना तो 1 CR ही है, भले 6 महीने बाद मिले 8 महीने बाद मिले। बट आप यहाँ पर उस डील को अपने एंड पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कितना पैसा लेना है उसी दिन आपको पैसा मिलना है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं आपको 1 CR अभी आज के आज सब कुछ पूरा दे रहा हूँ पैसा, और फिर मैं बोलूं कि आपको 1.2 CR दूंगा बट 1 साल बाद दूंगा, तो यस, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है हर एक पैसे की। तो कहीं ना कहीं आप अगर 1 CR रखते, ऑन एन एवरेज 10% तो सभी बना लेते हैं, राइट, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो आप 1.1 तो ऐसे ही बना लेते हैं या लूज़ कर लेते हैं, राइट। तो हाँ, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि कोशिश करें कि जो डील है वो अपने एंड पर एग्जीक्यूट करें, पूरा का पूरा पैसा लें और पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन करें। ऐसे एग्रीमेंट टू सेल स्पेशली किसी ब्रोकर के साथ ना आए, जस्ट टू मेक योर सेल्फ मोर रिलैक्स कि यार मुझे किसी झंझट में नहीं पड़ना। बट मेरे हिसाब से अगर आपने प्रॉपर्टी ली है और उसे बेस्ट प्राइस पर बेचना चाहते हैं तो थोड़ा सा लोड तो लेना पड़ेगा बॉस, राइट, क्योंकि मार्केट भी ऐसा है। अगर ये दिल्ली या गुड़गांव वगैरह का मार्केट होता, मुंबई का मार्केट होता, तो ऐसा नहीं होता जनरली। बट हाँ, अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी की बेस्ट वैल्यू निकालनी है तो इन ब्रोकर्स को ही ये सिखाना पड़ेगा कि डिफरेंट तरीके से डील कैसे करते हैं। हाँ, इस केस में मैं जनरली अवॉइड करता हूँ ये रिकमेंड करना कि आप बिना ब्रोकर के किसी ट्रांजेक्शन में घुसे। बट हाँ, इस केस में अगर आपको कोई मिल भी रहा है तो यस, यू कैन गो विद इट, क्योंकि आपको बेस्ट वैल्यू मिलेगी। दोनों ही ट्रांजेक्शन में जो मेन एंटिटीज हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिस्क ले रही हैं, राइट, मैं हमेशा कहता हूँ ब्रोकर का कोई रिस्क नहीं होता। सेलर है, जैसे हमारा बिल्डर हो, अथॉरिटी हो या कोई इन्वेस्टर हो, उसने रिस्क लिया है।
बायर यहाँ पर रिस्क ले रहा है पैसा लेकर के कि आगे वो ग्रो करेगा, रहेगा नहीं रहेगा, इन दोनों का रिस्क है। बट बीच में जो ब्रोकर कम्युनिटी है उनका कोई रिस्क नहीं है और वो डिज़र्व भी नहीं करते इस तरीके का बबल बनाने में, 20% 10% ऐसा पैसा बनाने में। दे डिज़र्व 1-2% एंड दे शुड बी वेरी हैप्पी विद इट। क्योंकि अगर अच्छी प्रैक्टिसेस चल रही होती तो ग्रेटर नोएडा का जो रीसेल मार्केट है वो बहुत अच्छा करता, और जब रीसेल मार्केट अच्छा करता तो ऑटोमेटिकली जो फ्रेश बुकिंग्स हैं बिल्डर की साइड की वो भी बहुत अच्छा करती हैं। मेरे हिसाब से अगर आप एज अ ब्रोकर यहाँ तक देख पा रहे हैं मुझे, राइट, आई नो बहुत हर्ट किया होऊंगा मैं, आप खुद चेंज लाना शुरू कर सकते हैं। और यस, आप देखें तो हाँ, आगे आने वाले टाइम में अगर ये चेंज प्रैक्टिस में रहा तो नोएडा का रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो अथॉरिटी के प्लॉट्स में, इंडिपेंडेंट हाउसेस में, फ्लैट्स में अप्लाई करने के लिए मना करते हैं। इसका सिर्फ एक रीज़न होता है कि ऐसे यूनिट्स को रिकमेंड करने में उनका कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। अब उसी प्रोजेक्ट के बारे में, उसी यूनिट के बारे में वो 10 बुराइयां बता देंगे, 10 रिस्क्स बता देंगे, बट आपको डायरेक्टली कभी रिकमेंड नहीं करेंगे। क्या पता खुद भी वो अप्लाई करते हो अपने एंड पर। ऐसे लोगों को मुझे देख करके बुरा लगता है कि वो फिर ऑनेस्ट भी बनते हैं, ट्रांसपेरेंट एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, बट द फैक्ट इज कि वो है नहीं। अब वो अपने आप को ऑनेस्ट कैसे एक्सप्रेस करा पाते हैं? क्योंकि वो कुछ बिल्डर के बारे में आकर के निगेटिव्स बोल जाते हैं, फैक्चुअल चीज़ें बोल जाते हैं। अब एज अ बायर हमें समझना होगा कि नोएडा का जो मार्केट रहा है 2010 से लेकर के स्पेशली 2015 तक का जो मार्केट रहा है, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे, बहुत भयंकर सा बूम आया हुआ था। और आज तक भी अगर देखें तो तकरीबन 40% के आसपास की जो यूनिट्स हैं जो उस पीरियड ऑफ टाइम पे लॉन्च हुई थी वो अभी भी डिलीवर ही नहीं हुई हैं। तो एज अ ब्रोकर हमें आकर के एटलीस्ट ये तो कहना पड़ेगा ना कि हाँ कुछ ख़राब बिल्डर्स भी हैं, तो उन ख़राब बिल्डर्स को ख़राब बोल करके वो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर अथॉरिटी के प्लॉट्स को, हाउसेस को, यूनिट्स को बुरा बोलते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। रहने के हिसाब से भी अच्छा होता है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो ए ग्रेड की चीज़ है ही, और ये आपकी ही कम्युनिटी है जिसने यहाँ पर अनएथिकल प्रैक्टिसेस करके यहाँ के मार्केट को ख़राब किया है। सो टू कंक्लूड, मैंने 2 वीडियोस बनाए थे एडा पर और JNIDA पर। उसमें जो मेजर क्वेश्चंस था, लोगों का कंसर्न था कि क्या ये वर्थ इन्वेस्टिंग है, क्या ये जो बबल क्रिएट हुआ है उसमें रिस्क कितना है। तो मेरे हिसाब से हाँ बबल है, बट अगर आप अथॉरिटी से लेते हैं तो रिस्क कुछ भी नहीं है। और ये बबल कैसा है, मैं अगर ऐसे बताऊं कि ये बबल ऐसा है कि अगर फूटा भी तो एक लोअर सर्किट लगने वाला है, क्योंकि जो अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल लेड़ा वाला जो एग्जांपल ले रहा था मैं, कि 24,000 के रेट पर अथॉरिटी प्लॉट्स एलोकेट कर रही है और नेक्स्ट ईयर आएगी फिर वो चीज़ 30,000 पर एलोकेट करना शुरू करेगी। तो अथॉरिटी अपने साइड से भी रेट बढ़ाती है, तो एटलीस्ट वो आप अचीव करेंगे, राइट। 24,000 का जो रेट है वो जेन्युइन रेट अगर माने कि बर्स्ट होने के बाद भी वो रेट रहेगा तो हाँ वो रेट रहना है। ऐसा नहीं है कि बर्स्ट होने के बाद मार्केट क्रैश कर जाना है। तो अथॉरिटी का जो रेट है वो तो एटलीस्ट रहेगा ही रहेगा। अगर ऐसे किसी ट्रांजेक्शन में आप फंस रहे हैं रीसेल में, स्पेशली मैं वैसे जानता हूँ कि जो सर्विस क्लास है, कॉर्पोरेट क्लास है, इस तरीके के ट्रांजैक्शंस में नहीं जाती है, स्पेशली रीसेल में, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि हाँ बायर ने एग्रीमेंट टू सेल साइन किया, वो फिर किसी दूसरे मिडिल मैन के पास गया, फिनेंसर के पास गया, फिर कहीं ना कहीं एंड यूज़र को चिपकाई जाती है। अब वो एंड यूज़र होते कौन है? अच्छा, हम में से तो कोई एक है, राइट, जो ऐसी चीज़ों में फंसते हैं। तो हाँ, ऐसे लोग हैं जो बेसिकली टियर 2 माइंडसेट वाले लोग हैं, जो प्लॉट्स को लेकर के बहुत सिक्योर फील करते हैं, किसी भी रेट पर प्लॉट लेना वो सही समझते हैं और वो फ्लैट्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। आप अगर ये देखें तो ये हाइप आपको सिर्फ और सिर्फ प्लॉट्स में दिखेगी, फ्लैट्स में नहीं दिखेगी। ये लोग हैं कहाँ के? ये बेसिकली छोटा मोटा, यूँ कहूँ कि हाँ छोटा या बड़ा बिजनेस करने वाले हैं। आगरा से हुए आपके अलीगढ़, बुलंदशहर, हाथरस, यहाँ पर जो बिज़नेस में ठीक ठाक कर रहे हैं, जिनके पास ब्लैक मनी है, उस तरीके का पैसा है, तो ऐसे लोग
एग्जीक्यूट करते हैं ऐसे ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि अगर आप देखें 24,000 का रेट अथॉरिटी का है, 50,000 में ऐसे बिक रहा है, उनके पास वो कैश है एडजस्ट करने के लिए, राइट, तो वो कैश में दे देते हैं वो चीज़, क्योंकि जहाँ पर आपको 50% कैश और 50% वाइट की बात आ जाती है, तो हाँ ऐसे ट्रांजेक्शन्स एक सर्विस क्लास, एक कॉर्पोरेट क्लास नहीं एग्जीक्यूट कर पाता, क्योंकि उसके पास सब कुछ वाइट में होता है। तो ऐसे ही लोग हैं, अगर आप ऐसे लोग हैं जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे ट्रांजेक्शन्स में ना जाएं। अगर आप जाना भी चाहते हैं तो ट्राई टू टॉक टू द बायर डायरेक्टली और इवन थ्रू द ब्रोकर, एटलीस्ट ट्राई टू टॉक टू हिम, गेट द आइडिया ऑफ एक्चुअल रेट व्हाट ही इज़ रिसीविंग एट हिज एंड। क्योंकि अगर ऐसा है कि आप एक्स अमाउंट दे रहे हैं और ये चीज़ यहाँ पर एक्स पहुँच रही है, तब कोई बबल नहीं है। अब बीच में आप दे रहे हैं x+2, यहाँ पहुँच रही है x, तो +2 का बबल है, राइट, विच इज़ रॉन्ग, राइट। ये फॉल्स प्रैक्टिसेस हैं। आशा करता हूँ कि ये थोड़ा सा हार्श ना हुआ हो, स्पेशली फॉर द ब्रोकर्स, और एज अ बायर, एज अ सेलर आप क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, इन पर आपको आइडिया लगा हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अगर कोई पर्सनल क्वेरी या 1-on-1 कंसल्टेशन रिक्वेस्ट है तो गूगल फॉर्म्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, फील फ्री टू रीच आउट टू मी वाया गूगल फॉर्म्स। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। दिस वॉज हरे कृष्णा एक्सप्लेनिंग यू द unethical practices of brokers in Noida, Greater Noida and Yamuna Expressway Authority plots. Please subscribe to my YouTube channel if you haven't done it yet. Thank you.